तंत्र। पहली चीज, श्वसन है क्या, हम क्यों कर रहे हैं श्वसन, कहाँ जरूरत है। लिखने को बंद करो एक बार, पहले सोचो इन चीजों के बारे में। श्वसन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसके बिना जीवन संभव है। अच्छा, इसका मतलब इसके बिना अगर जीवन संभव नहीं है तो इंपॉर्टेंट तो है ये, फिर करता क्या है। हाँ जी, O2 को अंदर ले जाता है और CO2 को, O2 अंदर नहीं जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी। हमें क्यों चाहिए O2। जोसेफ प्रिस्टले याद है, जोसेफ प्रिस्टले, O2 वाला। हाँ, अब बताओ O2 क्यों चाहिए किसको। ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका है, लंग्स का है। O2 थोड़ी शुद्ध करता है, लंग्स करते हैं। बताओ O2 क्यों चाहिए हमें, O2 क्यों चाहिए। बोले सर वो जब एनवायरनमेंट में घूम रही है तो अंदर ले लो ना, क्यों बाहर तू बाहर छोड़ना उसको। और बड़े बड़े 5-7 लोगों ने कहा था भाई O2 जरूरी है, कहा था O2 क्यों जरूरी है। पीछे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए थे कि सर हम जो कुछ भी खा रहे थे ना, उसको पूरी प्रोसेस में चलाए, 10 मीटर की नाल थी है ना एलिमेंट्री के अंदर, उसमें चलाए, लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल था वो तो बाहर हो गया, पर ये बीच में जो बना है ये कुछ काम का भी बना होगा, और ये बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, जो कुछ भी खाते पीते हो ना वो किसकी फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज पड़ा है हमारी बॉडी में, क्या पड़ा है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में पड़ा है, किसी काम का नहीं है जब तक इसके पास में O2 नहीं जाएगी। जैसे इस ग्लूकोज के पास में O2 जाती है, इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्या होता है। और इसके ऑक्सीकरण से हमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक अच्छी वाली और एक खराब वाली। अच्छी वाली चीज तो क्या मिल रही है, एनर्जी, क्या मिल रही है, और खराब वाली चीज क्या मिल रही है, CO2। तो एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन जो सिस्टम है ना, उसका मेन काम ही क्या है, वो किसको जनरेट करता है, एनर्जी को, ऊर्जा बनाने का काम इसी का है। अब मान लो आपके शरीर में ग्लूकोज तो पड़ा है पर O2 नहीं जा रही है, तो किस काम का है, कोई काम का नहीं है। अच्छा, आपके शरीर में O2 तो जा रही है पर ग्लूकोज नहीं पड़ा है, तो भी किस काम का है, किसी काम का नहीं है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। और आप याद करो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको ये कहा था कि एनर्जी इन दोनों के मिलने से ही बनेगी, किस किस के, ग्लूकोज के और O2 से। तो श्वसन तंत्र में हम मुख्य रूप से किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का, किसका निर्माण करते हैं। अब ऊर्जा मिलती है कि ऊर्जा जाती है, मिलती है। और जहां ऊर्जा मिलती हो वहां पर एक अभिक्रिया का नाम आता है जिसका नाम होता है ऊष्माक्षेपी, नाम सुना होगा। एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी, ये वो वाली प्रोसेस है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ श्वसन क्यों जरूरी है, ऊर्जा के निर्माण के लिए, एनर्जी मिलेगी हमें इससे। एनर्जी क्या सीधे मिलती है क्या, ना सर। तो फिर क्या होगा, सर ये एनर्जी O2 जो जाएगा ना वो ग्लूकोज के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्लूकोज के पास में। और ग्लूकोज के पास में जाकर वो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। पर साथ में एक दिक्कत वाली चीज भी है, CO2। तो ये CO2 जो मिली है ना, इसको बाहर निकालने का काम भी कौन करेंगे, फेफड़े, लंग्स। और O2 को अंदर लाने का काम भी कौन करेंगे, फेफड़े, लंग्स। वो लाते क्यों अंदर, ताकि ऊर्जा बन सके। और बाहर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि CO2 अपने काम की नहीं है। सही है बात। अब हुआ क्या है मैं बताता हूँ। ये हमारा वातावरण था, ये क्या था, वातावरण। और इसमें खूब सारी गैसें पड़ी है, खूब सारी पड़ी है। इन सबको हमने क्या किया, अपने अंदर ले लिया, इसको बोलते हैं श्वसन करना। क्या बोलते हैं, श्वसन करना। ये श्वसन के द्वारा कहाँ आ गई, फेफड़ों में आ गई। किसमें आ गई, फेफड़ों में आ गई, फेफड़ों में। अब फेफड़े का कोई काम नहीं है, फेफड़े क्या करेगा, O2 को बाहर निकालेगा, किसको, O2 को। और O2 को निकाल के, और अच्छा O2 होगी किसमें, धमनियों में, कहाँ होगी, धमनियों में। याद करो, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, उस रक्त के साथ में कौन आ गया, O2। अच्छा O2 आ गया तो इसको कहाँ ले जाएगा, सेल के पास में, कोशिका के पास में, किसके पास में, कोशिकाओं के पास में लेके जाएगा। और कोशिकाओं के पास क्या पड़ा है, ग्लूकोज, जो हमने खाया पिया था कोशिकाओं के पास पड़ा है। ये ग्लूकोज किसके पास आ गया, कोशिकाओं के पास में। ये कोशिका क्या करेगी, इस ग्लूकोज का, इस कोशिका के पास क्या पड़ा है, ग्लूकोज। और ये जो O2 है ये घूमती फिरती कोशिका के पास आई, कोशिका के पास क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के साथ में क्या करेगी, क्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी, और क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
जैसे ही ऑक्सीकरण होता है यहां से दो चीजें बनती हैं, एक तो ऊर्जा, एक तो एनर्जी, और एक क्या बनेगी, CO2। अब CO2 अपने काम की नहीं है, इस CO2 को वापस बाहर भी निकालना है। ये CO2 वापस किस में जाएगी, सिराओं में, वेंस में जाएगी। आपको पता होगा सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि इस वाली जो CO2 है ये इसमें मिक्स हो जाती है। जैसे CO2 इसमें मिक्स हो गई, अभी क्या होगा, वापस फेफड़ों के पास जाएगा, और फेफड़े इसको क्या करेंगे, वापस वातावरण में भेज देंगे। तो श्वसन में पूरी प्रोसेस तो ये चलती है। बाहर जो वातावरण है, हमने श्वास को अंदर खींचा, वो गया फेफड़ों के पास में, फेफड़ों ने O2 को साइड में किया और किस में, धमनियों में भेज दिया। ठीक है, जैसे ही धमनियों में गया, धमनियां इनको ले गई किसके पास में, कोशिकाओं के पास में। कोशिकाओं के पास में ग्लूकोज इकट्ठा पड़ा है खूब सारा, वो ऑक्सीजन जो है वो किसके पास गया, ग्लूकोज के पास में, और ग्लूकोज का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही ऑक्सीकरण हुआ, वहां से दो चीजें बनी, एक ऊर्जा और एक CO2। ऊर्जा तो विभिन्न प्रकार के काम करवा देगी अपने अंदर, जो भी कोई काम होते हैं वो करवा देगी। और ये जो CO2 बनी है ये किस में आ जाएगी, सिराओं में, क्योंकि सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। यह अशुद्ध रक्त क्या होगा, वापस फेफड़ों के पास में आएगा, और फेफड़ों के पास में आने के बाद में CO2 यहाँ से अलग करके, फेफड़े CO2 को अलग करेंगे और इस नाक के द्वारा वापस बाहर भेज देंगे। और ये प्रोसेस पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। समझ गए प्रोसेस को, प्रोसेस क्या है। अब इसमें हम दो पार्ट करेंगे इसका। कितने पार्ट करेंगे, दो पार्ट। पहला पार्ट होगा ये वाला श्वसन, केवल इतना सा पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन, मतलब कि वातावरण और फेफड़ों के बीच में जो श्वसन हो रहा है उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। और दूसरा श्वसन पढ़ेंगे ये वाला हम, इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। सही है। तो पहले पहले वाले पे आओ। अब खूब सारी बातें तो आप जानते ही हो। जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो बाह्य श्वसन है, ये जो बाहर वाला श्वसन है, ये किन किन के बीच में होता है, सर वातावरण के और फेफड़ों के बीच में। यहाँ से हम श्वास खींचेंगे, फेफड़ों के पास जाएगा, O2 सारा मिक्स हो गया, अंदर सारी प्रक्रियाएं हो गई, वापस CO2 बनी, वापस फेफड़ों के पास में आई, हमने धक्का देके बाहर निकाल दिया, बस बात खत्म। यही होता है। लेकिन उसमें भी एक चीज है, ये जो बाह्य श्वसन है, कौन सा श्वसन है, बाह्य श्वसन। पहली चीज सर, इसमें दो चीजें काम में आ रही है, एक तो हमारा एनवायरमेंट और एक हमारे लंग्स, फेफड़े। ये काम में आ रहे हैं, एक तो एनवायरमेंट और एक लंग्स। अब जो भी एनवायरमेंट में है वो पूरा कुछ ही अंदर जाएगा। भाई ईश्वर ने ऐसा कोई सिस्टम तो बनाया नहीं है कि केवल O2 अंदर चली जाए, है क्या ऐसा सिस्टम, नहीं। इस वातावरण में जो भी कोई होगा वो पूरा का पूरा अंदर जाएगा। जब हम श्वास लेंगे फिर वो पूरा का पूरा जो काम का होगा वो तो रुक जाएगा, और जो बिना काम का होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि इस बाह्य श्वसन में हम दो काम करेंगे, एक होता है श्वास लेना और एक होता है श्वास छोड़ना। यही होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना बाहर की तरफ। ठीक है, जब आप श्वास लेते हो तो इस एनवायरनमेंट में जितनी गैसेज है सारी अंदर जाएगी। भाई कोई भगवान का ही बेटा होगा जो ये कहे कि सर सारी नहीं जाएगी, हमें चाहिए केवल O2। अच्छा, वातावरण में है कौन कौन सी, तो ये बताओ। एक तो सबसे ज्यादा तो N2 है, नाइट्रोजन, कितनी है, 78। फिर O2 है 21। फिर CO2 है, ये CO2 इंपॉर्टेंट है, 0.03%। और भी है, अदर्स भी है, आर्गन है, और भी खूब सारी है, अपने कौन से मतलब नहीं है। जब आप श्वास लेते हो तो ये सारी की सारी क्या होती है, अंदर जाती है। फिर अंदर जो जो काम की है वो तो रुक जाएगी, बाकी सबको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, ये रही हमने बाहर आने की प्रोसेस। क्या N2 अपने काम की है, नहीं है, तो पूरी बाहर आएगी। ये लो, N2 कितनी गई थी, 78%। बाहर कितनी आई, 78%, पूरी बाहर आ गई। O2 कितनी जा रही है, 21। बाहर कितनी आएगी, 17, क्योंकि काम की है, काम की तो थोड़ी बहुत तो अंदर रुकेगी। ये N2 जो 21% गई थी O2, इसमें से 4% तो काम आ गई, और बाहर कितनी आई, 17%। अब सुनना, O2 जो 4% अंदर रुक गई वो कन्वर्ट किस में होगी, CO2 में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज के पास में जाएगी, ऑक्सीडेशन करेगी, और CO2 में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। अच्छा, 4% रुकी थी अंदर, और 4% किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में। तो अब बताओ CO2 कितनी बार आएगी, 4% तो वो कन्वर्ट हो गई, और ये 0.03% ये भी तो है, तो टोटल कितनी हो गई, 4.03%, ये बाहर आएगी। और बाकी अदर्स हैं जो अपने किसी काम की नहीं है, वो भी पूरी की पूरी क्या होगी, बाहर आ जाएगी। केवल दो काम हुए हैं सर, O2 तो रुकी है, और CO2 है ना जितनी थी उसमें 4% बढ़ के बाहर आई है। यही हुआ है,
दूसरी बात, सर O2 को रोका कौन? कौन है जो O2 को पकड़ लेता है? वो है हीमोग्लोबिन। वो कौन है? हीमोग्लोबिन। और याद करो, जब हम BCS पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो मैंने आपको कहा था कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। आप इन चीजों को ऐसे भी आ सकते हो, सर 21 अणु गए थे। कितने अणु गए थे? 21। उसमें से बाहर कितने आए? मतलब 4 रुक गए ना। उन 4 को पकड़ के कौन ले गया है? हीमोग्लोबिन। याद रहेगा? या तो आप ऐसे याद कर लो या सीधा याद कर लो, जितनी भी है ना उसमें से 4% अंदर रुकेगी, बाकी को सबको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, पूरी की पूरी रुक जाती तो O2 21 गई, 21 पूरी अंदर रुक गई। अब मान लो इस वातावरण में 21% क्या है? O2 है। पूरी मरक लिया तो फिर आप दम घुटने से मर जाओगे। हैं? हाँ, 4-5%। 4% मैं ले लिया, 4% कोमल ले ली, 4% ये सरिता। अच्छा, तेरा नाम कोमल है? सरिता कौन है? कोई नहीं है। हाँ, सरिता, अनीता, सुनीता जो भी है, सब ने ऐसे से ले ली। क्या कोई पूरी ले सकता है क्या? चांस ही नहीं है सर, क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्षमता कितनी है? 4 की, तो 4 ही लेके जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है सर। O2 को तो ले जाने वाला कौन था? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं हो तो आरबीसी होगा। कौन होगा? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स होंगी। ठीक है सर। O2 को तो ये ले गया। इस CO2 को बाहर कौन निकालेगा? CO2 भी तो बन रही है अंदर, तो इस CO2 को बाहर कौन निकालेगा? तो सर इसके लिए आएंगे जब आप पढ़ोगे ना उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ोगे? उत्सर्जन तंत्र। तो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि यहाँ पे लास्ट में बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बाइकार्बोनेट्स। लगभग 70% का जो CO2 है उसको बाहर निकालता है बाइकार्बोनेट्स। कौन निकालते हैं? बाइकार्बोनेट्स। 70% को तो, बाकी थोड़ी बहुत बच गई उसको हीमोग्लोबिन धक्का देके बाहर निकाल देता है। हीमोग्लोबिन या आरबीसी, लगभग 25% को। और बाकी जो 5% बच गई उसको निकाल देता है प्लाज्मा। कौन निकाल देता है? प्लाज्मा। मतलब O2 को ले जाने के लिए तो एक ही साधन है, और वो कौन है? हीमोग्लोबिन। पर CO2 जिद है। CO2 में क्या है? जिद है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। तो उसको निकालने के लिए कितने लोग आए हैं? 3। थोड़ी बहुत तो कौन ले गया? बाइकार्बोनेट्स। फिर थोड़ी बहुत बच गई, इसको कौन ले गया? हीमोग्लोबिन। फिर थोड़ी बहुत बच गई, उसको कौन ले गया? प्लाज्मा। ठीक है सर। आपने कहा कि हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। जब श्वास लेंगे तो इस एनवायरनमेंट में जितनी गैसेज है वो सारी अंदर जाएगी। जब श्वास छोड़ेंगे तो जो काम की है वो तो रुक जाएगी, और जो बिना काम की है वो सारी की सारी बाहर आएगी। अच्छा, रुकेगी कौन सी? केवल O2। रोकेगा कौन? हीमोग्लोबिन। अच्छा, वेस्टेज कौन सी है? CO2। तो उनको बाहर भी तो लाना है, उनको 3 लोग ला रहे हैं। बाइकार्बोनेट्स मैक्सिमम पार्ट को लेके आएगा, थोड़ा बहुत बच गया उसको हीमोग्लोबिन, और थोड़ा बहुत बच गया उसको। अब दिक्कत ये है कि सर अंदर गई कैसे? अंदर गई क्यों वो? ऐसा क्या सिस्टम है कि वो सारी की सारी गैसेज अंदर चली गई? एक तो होता है रटना, कि सर ऐसे रट्टे मार लिए हमने। एक होता है समझना, भाई इस वातावरण में जितनी भी गैसें थी वो अंदर गई कैसे? ऐसा कौन सा मेथड था जो उनको अंदर लेके गया है? आप यूं समझो कि, है ना, इस वाले कोने में हमारे एक टेम्पल है, छोटा सा एक मंदिर है। सुबह सुबह आप नहाते तो क्या ही हो तुम, ऐसे मुंह धो के आ गए। नहाते हो ना? शाबाश। मैं लड़कियों की बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो नालायकों की बात कर रहा था, जो मेरी जैसे है। नहा धो के आ गए, आपने एक अगरबत्ती ली, ऐसे बुझाई और उधर लगा दी। अच्छा, उधर आपने अगरबत्ती लगाई है और आप उस कोने में बैठे हो, क्या आपको खुशबू आएगी? ये वाली जो अगरबत्ती की खुशबू है वो वहां कैसे गई है? हवा लेके आ रही है, तो हवा उसी कोने में कैसे लेके गई? ऐसा भी तो हो सकता है भाई एक ही जगह रह जाती, एक जगह क्यों नहीं रही? हाँ, बालाजी का आशीर्वाद है सर। बालाजी चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग ले। ऐसा नहीं होता है, हर चीज के पीछे साइंस है। यहाँ पे उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे क्या थी? डेंसिटी ज्यादा थी। और गैसेज और जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर कवर करते हैं। जहां ज्यादा होगी ना, वहां से किस ओर जाएंगे? कम की ओर जाएंगे। अब सुनना, अपने वाले जो लंग्स हैं वो खाली पड़े हैं। वो क्या है? खाली पड़े हैं। पर बाहर तो गैसेज है, वहां पे उनका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो हाई डेंसिटी से लो की तरफ जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ जाएंगे। तो कोई आपको पूछे कि श्वसन में गैसेज अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आती है, यहाँ पे कौन सा नियम काम करता है? तो वो है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की
और और ये जो काम है ना, ये जिस मेथड में होता है उसका नाम है डिफ्यूजन मेथड। कौन सा है? डिफ्यूजन मेथड। हिंदी वालों, इसे बोलते हैं विसरण विधि। कौन सी विधि? विसरण विधि। अब याद रखना, अब आपको कोई पूछे ना कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो हमें एकदम से ऐसे परफ्यूम की खुशबू आई। आई कहाँ से है? उस पास में से जो निकला है ना, उधर से आई है। हम ही क्यों आई? क्योंकि वो कौन से लॉ की पालना कर रहा है? विसरण विधि की, डिफ्यूजन मेथड की पालना कर रहा है। जहां भी ज्यादा होगा उधर से कम की ओर क्या करेगा? प्रस्थान करेगा। और इस विधि को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मेथड या विसरण विधि। ज्यादा क्या होगा? घनत्व, डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर लिक्विड्स और गैसेज क्या करती हैं? ट्रांसफर हो जाती हैं। ये कौन सी विधि है? विसरण विधि। हम जो श्वसन करते हैं ना, वो भी इसी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? विसरण विधि के द्वारा। अब वापस समझो पूरे को। इस एनवायरनमेंट में खूब सारी गैसेज पड़ी थी, हमने श्वास लेने की इच्छा जाहिर की, तो क्या होगा? विसरण विधि की पालना होगी, सारी की सारी अंदर चली गई। अब जो काम की होगी वो तो रुक जाएगी, और जो बिना काम की है वो पूरी की पूरी बाहर आएगी। अब अंदर गई है, उनमें काम की एक ही है, O2। क्यों काम की है? क्योंकि सर वो एनर्जी को बनाएगी। पर कैसे बनाएगी? ग्लूकोज के साथ में क्रिया करके बनाएगी। क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, अब वहां से एनर्जी बनेगी और CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो O2 को अंदर रोक लिया किसने? हीमोग्लोबिन ने। एक चार को पकड़ के ले गया, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने को? चार को पकड़ के ले गया, चार O2 को। ठीक है, अच्छा ले गया, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो गई, CO2 बन गई, ऊर्जा बन गई। ऊर्जा तो अंदर ही अंदर काम कर रही है जो भी करना है, पर CO2 को तो बाहर आना पड़ेगा। अब CO2 को बाहर लेके आएगा कौन? तीन लोग है सर, तीन गाड़ियां लग रही है। एक तो बाइकार्बोनेट की, ये बड़ी गाड़ी है जो 70% CO2 को बाहर कर देगी। फिर एक उससे छोटी गाड़ी है, उसका नाम क्या है? वही हीमोग्लोबिन, या जो O2 के लेके गई है वो CO2 को वापस भी लाएगी। और कितना परसेंट लाएगी? 25% 25%। अब थोड़ी बहुत और बच रही है, उसको कौन लाएगा? प्लाज्मा। और ऐसे वापस बाहर लाके छोड़ देंगे। अब ये जो वातावरण और लंग्स के बीच में, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में, ये जो O2 CO2 इस सबका जो आदान प्रदान हुआ है, ये विसरण विधि से हुआ है। कौन सी विधि से? या डिफ्यूजन मेथड से हुआ है। और इसी को क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। इतनी बातें पल्ले पड़ी। अब मैं इसको हटा के ऐसे बोलूं कि कोई भी आदमी आप में से खड़ा होकर मेरे को ये वापस समझा दे कि मैंने क्या क्या बकवास की है। हाँ जी, ना ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में ऐसा। नहीं ऐसे नहीं, पहले खड़ा होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। ऐसे मेरे जैसे खड़ा होकर सर देखो इसमें ऐसा था, ऐसे ऐसे। यूं मान लो कि आप टीचर हो, हम सारे टाबर हैं, आप हमें बताओ भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ जी बताओ। हाँ जी, सोचोगे पहले। चलो बेटर बता दो, कोई बात नहीं। सीधे 78%। हमें समझाओ, हम अभी क्लास में आए हैं सारे लोग, आप हमें समझाओ। सर श्वसन तंत्र होता है उसमें, अब आगे स्टार्ट करो उसमें। श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में होती है, वातावरण में होती है। हाँ लेते तो हैं। कहाँ बोली? इसने बोला था भाई ऐसे एंड टू लेते हैं। देखो वापस समझो, समझाना कैसा होता है, ये भी तो एक मेथड ही है ना। कल को कुछ तुम भी पढ़ाओगे, कुछ लोग तो सारे नौकरी थोड़ी लगोगे, सारे लगोगे, सारे लगेंगे सर। तो वहां भी कभी तो टाबरों को पढ़ाओगे। नहीं, मतलब वो तो नालायक ही रहेंगे। हम पढ़ लिए एक सर। देखो सुनो, सर श्वसन तंत्र में क्या होता है? हम श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। जब अंदर लेते हैं ना, तो इस एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेज हैं वो सारी अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सर ये किसके कहाँ गया बे? अच्छा, वो सर विसरण विधि का पालना करता है। विसरण विधि क्या होती है कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गैसेज क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, उधर बहेंगी। तो ये सारी की सारी क्या होगी? अंदर जाएंगी। अब ईश्वर ने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि जो काम की है वो तो अंदर रुकेगी, और जो बिना काम की है वो वापस देखो देर बारन वो क्या होगी? बाहर आएगी। अब जो अंदर गई है उनमें इंपॉर्टेंट है O2। कौन है? O2। इस O2 को पकड़ के ले जाएगा कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की क्षमता क्या है कि वो एक साथ चार O2 को पकड़ के ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं को पकड़ के ले जाएगा। वो ले जाके छोड़ दिया किसके पास में? कोशिका के पास में। कोशिका के पास में क्या पड़ा था? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के साथ में क्रिया करके और एनर्जी बना गया। क्या बना गया?
और वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 बनी है। अब इस CO2 को बाहर भी छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए 3 गाड़ियां खड़ी थी। एक तो बाइकार्बोनेट्स की जो 70% को ले आई, फिर थोड़ा बहुत बचा, उसमें से 25% को हीमोग्लोबिन ले आया, फिर भी 5% बच गया, उसको प्लाज्मा ले आया और ला के बाहर की तरफ छोड़ दिया। बस ये होता है बाह्य श्वसन। अब समझा दो इसे कैसे। हाँ, लैंग्वेज आपकी हो सकती है, आप कोई भी भाई, यहाँ से मैं ऐसे समझाऊंगा। अब समझा दो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नाम सुना है? यही होती है वो, कि हम आपको बोलना सिखाते हैं। कभी कभी सर आपको यहाँ बुलाते हैं ना, कि लो आप करो, वो क्या है? वो पर्सनैलिटी है। यहाँ पे आके खड़े होना, यहाँ पे बोलना, ये सब पर्सनैलिटी है आपकी। कई बार तो ऐसा भी होता होगा ना कि भाई कोई आपको ऐसे बोले, भाई लो सर 4 बात कहो। अभी आएगा ना जनवरी, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। हाँ, कोई आपको गांव में बुला ले कि आज हमारे श्रीमान जी हमें 4 बातें कहेंगे। जो भी है नाम है, मतलब श्रीमान जी, श्रीमती जी भी तो हो सकती है। हाँ, तो आज हमें ये 4 बातें कहेंगे। अब भाई साहब माइक तो पकड़ लिया और नीचे से पैर ऐसे कर रहे हैं, मरिया भैया आज खड़े बुला लिया है। ये पर्सनैलिटी है। 4 आदमियों के सामने आप अपनी बात को कैसे रख पाते हो, और इसका अभ्यास आपको यहीं से करना पड़ता है। शायद आपने तो नहीं किए होंगे, सरकारी स्कूल में जो पढ़े हैं उनको पता है कि सुबह सुबह जब प्रेयर होती थी ना, तो हेड मास्टर से बोलता था, हाँ सिंबू दयाल आजा अखबार पढ़। फिर हम वो भी पढ़ते थे, आज बस की टक्कर से 4 मरे 3 घायल, जबकि वो पढ़नी नहीं होती थी। और ऐसे नीचे से पैर कांप रहे हैं, ये हार्ट बीट है वो 72 से ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं हम। और कई बार ऐसा भी तो होता था कि क्लास में कोई टीचर आ गया, ये मेरे वाली घटनाएं बता रहा हूँ मैं तो, जो भाई मैंने फेस की है। अगर वहां पे लोग हमें सिखाते कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी होता है, तो हम कर लेते आराम से। तो जैसे मान लो संस्कृत की क्लास चल रही थी, ये मेरे वाला इंसिडेंट ही है जो रियल में हुआ था। अपने को संस्कृत प्यारी लगती थी, है वही रामे रामो रामा प्रथमा। वो मास्टर ने खड़ा कर दिया, सेम ही नाम था उनका भी, बोले खड़ा हो रहे, बोल इनको। अब भाई साहब अपने एक ही सांस में पढ़ दिया, गला सूख गया यार, ऐसे पतली पतली आवाज आने लग गई। पतली समझते हो ना, वैसे बोलते थे भाई, राम 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 राम। पूरा का पूरा गला सूख गया। मास्टर ने रोक लिया, भाई रुक जा पानी पी। ये पर्सनैलिटी है। बाकी होता क्या है भाई, आपको आराम से बोलना होता है, जैसे जैसे कोई सुन रहा है, जैसे मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ आप बीच में से गए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये कहता है कि आपको चुप हो जाना चाहिए, पहले इनको हंसने दो, क्योंकि अपनी बात पहुंचानी है तो वेट करो कि वो सुने, तभी तो पहुंचाओगे। इधर बार गुड़ा हो रहा है, मैं मेरी बात कह के निकल गया, और वो पीछे से सोच रही है कह के क्या गया है ये 15 मिनट क्या बकवास करके गया है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इस पे भी काम किया करो। अब जैसे देखना, हाँ सर, आपको एक्सपीरियंस है, खड़ा हो। हाँ, 2-4 बार देखा है मैंने बोर्ड पे आपको। बाह्य श्वसन के बारे में पूरी बातें बताओ, आराम से बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। हम्म, हम्म। CO2 को बाहर निकलेगा कौन? एक तो बड़ी गाड़ी है, हीमोग्लोबिन थोड़ी छोटी है, वो 25% ही निकलेगी। एक बाइकार्बोनेट्स, सबसे बड़ा ट्रक तो वही है, वो 70% निकलेगा। और एक छोटा सा टेम्पू भी है प्लाज्मा वाला, वो 5-1% को बाहर निकाले। ये श्वास अंदर गई ही क्यों? अच्छा, ऊर्जा के लिए गई है श्वास, ऊर्जा के लिए तो O2 गई है। पूरे वातावरण में जो गैसेज है, विसरण विधि से गई है। क्योंकि सर हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी, हमारी बॉडी, ये कहाँ की लैंग्वेज है गई, हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है ना, अच्छा कोई भी हो, हमारी नहीं, इस वातावरण में जो कुछ भी है ना, वो साइंस के सभी रूल्स को फॉलो करेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, वो अलग चीज है भाई, कोई रूल हमें पता है कोई नहीं है, बाकी जितने भी रूल है ना सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल ये कहता है कि जहां पे अधिक घनत्व है, वो चीजें सारी की सारी कम घनत्व की ओर जाएगी ही जाएगी। अब बाहर की तरफ क्या पड़ा है, पूरी गैसेज है, और उनका घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो पक्की बात है कम की ओर जाएगी। और कम कहाँ पड़ा है, लंग्स में, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, लंग्स में जाएंगी। ठीक है, 50% सही था।
खड़ा होना सीख गया कम से कम, बातें तो बाद में भी याद हो जाएंगी। समझ गए बात को? अब आते हैं आगे। मैं लिखवा दूंगा, लिखवाने पे कुछ ज्यादा फोकस मत करना आप लोग, है ना। ये तो गया सर बाहर का और अंदर का सिस्टम। अब आप तो ये बताओ कि ये जो आप श्वास अंदर की तरफ ले रहे हो, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आएंगे, कौन कौन से अंग काम में आएंगे? ऑर्गन्स को अंग ही कहते हैं ना, अंग अंग, है ना। सर दो सिस्टम है कि अगर सर्दियों का टाइम है तब तो हमारा मैक्सिमम जो श्वसन है ना वो मुख के माध्यम से होता है, क्योंकि नाक बंद ही रहते हैं। अच्छा, नाक बंद क्यों है? नाक बंद क्यों है सर्दियों में? क्योंकि सर श्लेष्मा पड़ा है। क्या पड़ा है? श्लेष्मा। जब तक आप श्लेष्मा को या तो बाहर निकालो या अंदर लेके जाओ। अब सर अंदर कैसे जाएगा? बीच में एक छिद्र है, बताया था मैंने आपको, एक होल है जिसका नाम है यूला। ऐसे ही मजाक मजाक में पढ़ लिया करो रे। क्या नाम है? यूला। दो प्रोसेस है, या तो जो भी श्लेष्मा पड़ा है ना, जो भी म्यूकस पड़ा है ना, उन सबको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। यूं करके भाई पहुंच दो कहाँ कभी, है ना। या फिर मेरी तरफ मोटी सी एक हैंकी रखा करो, भाई आए तो उसी में लिपट जाए सारा। या तो ये प्रोसेस कर लो। ये नहीं होता है तो एक लंबा सा सांस लो अंदर की तरफ, और कहाँ ले जाओ, यूला में। यहाँ कर यूला में, और यूला से कहा, अच्छा यूला खुलता कहाँ है, मुख गुआ में। जैसे ही आया अंदर, अब एचसीएल पड़ा है, वो एचसीएल सबका पाचन कर देगा। सर माने की कोई बात है? एचसीएल कहाँ पड़ा है? हाँ, आमाशय में, स्टमक में पड़ा है, वो सबका पाचन कर देगा। अच्छा, आपने ना तो इसको बाहर निकाला है, ना आपने किसका यूज किया है, यूवला का, तो पक्की बात है नाक में पड़ा है वो पड़ा है, वो नाक को क्या कर गया, बंद कर गया। तो अब श्वसन का एक ही काम है, कौन करेगा, मुख। इसका मतलब सर श्वसन के भी हमारे पास में दो ऑर्गन है, या तो आप मुख के माध्यम से कर लो या आप नाक के माध्यम से कर लो। इन दोनों में बढ़िया कौन सा है? नाक वाला बढ़िया क्यों है? क्या बात। हमारे इस नाक के अंदर वाले पार्ट में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। उन बालों को रोम बोलते हैं, रोम। वो क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं ना, तो छोटे मोटे कण उड़ते ही रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, आप मुख से ले रहे हो तो पूरे के पूरे कण अंदर जाएंगे, जबकि आप नाक से ले रहे हो तो कुछ कण क्या होते हैं, उन बालों में अड़स के रुक जाते हैं। ये होता है। अच्छा, वो उधर रुक गए तो बाहर भी तो निकालना है। अब बाहर कैसे निकालोगे? इधर कौन है, श्लेष्मा ग्रंथि, कौन है, म्यूकस ग्लैंड। ये क्या रिलीज करेगी, म्यूकस। वो म्यूकस आएगा और बालों के माध्यम से उन बालों में जो चिपका हुआ है ना, उसको पूरे को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। फिर आपकी वही प्रोसेस पूरे दिन वाली। जब भी टाइम मिला, यूं देख के यार, ये लो। एक और बात सुनो। आप रास्ते में से जा रहे थे, बीच में कुछ जानवर मरा हुआ मिल गया, उसने ना बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। फिर आप एक ही काम करते हो, हम्म, जबकि करना क्या चाहिए, भाई गंदगी अंदर नहीं जानी चाहिए ना। मतलब आप उसकी बदबू को तो रोक लोगे, पर पार्टिकल तो सारे क्या हो रहे हैं, अंदर ही जा रहे हैं। तो आगे से ध्यान रहे, जब भी कभी ऐसी कोई प्रोसेस आए कि आपको बदबू आ रही है, तो किसको बंद करना चाहिए, मुख को। ताकि दोनों को बंद करोगे, सांस कहाँ से लोगे? फिर पता लगे कि सर हमने सांस रोक ली, वो तो गया हुआ था ही, हम भी निकल गए। हाँ, और रास्ता यदि वो रेतीला हो, गाड़ी पलटी मार गई, जाया नहीं जा रहा है, अब क्या करें? फिर तो सर वो रोक के भागेंगे, फिर आगे जाके ऐसे ही करोगे। बाकी सही क्या होता है, हमें नाक से लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, नाक से। और जब भी श्लेष्मा आए तब तो उसको बाहर निकालो या अंदर की तरफ ले लो, नुकसान कुछ नहीं करता है। किसी को ऐसा वहम हो कि सर नुकसान करता है, कुछ नहीं करता है। श्लेष्मा जाएगा अंदर तो एचसीएल से बचाएगा, और एचसीएल है तो पाचन तो सबका कर देगा, वो सबको डाइजेस्ट कर देगा, आपको ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब आ गई किस में हम, सर हमें नाक के माध्यम से लेनी चाहिए, किसके माध्यम से, नाक। अब देखो चित्तर गलत सलत बनेगा, आप चीजों को समझना। ये हमारे नाक वाला पर क्या है, पोर्शन है। यहाँ इसके कितने छिद्र हैं, दो होल हैं, और दोनों में क्या है, अगर आप इसको अंदर से देखोगे ना, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये हेयर, बाल है, एक क्या है हमारे, म्यूकस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, श्लेष्मा रिलीज करती है। क्या करती है, श्लेष्मा रिलीज। और ये हेयर्स क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल्स जाएंगे ना, छोटे छोटे कण, धूल के कण कुछ चले गए, उन सबको अपने अंदर से रोक लेगी, और ये म्यूकस क्या करेगा, उनको गोल के वापस बाहर निकाल देगा, ये काम खत्म। अब यहाँ पे ये जो अंदर गया था, ये पूरा का पूरा सिस्टम शुद्ध हो गया है, प्योर हो गया है ना, धूल कण नहीं है उसमें अब। ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, अपने ग्रसनी पार्ट में। कौन से पार्ट में, ग्रसनी में। और पता है ग्रसनी के पास में दो होल है, दो द्वार है, एक ग्लोटिस और एक गुलेट।
और वहां पे एक वो भी लगा हुआ है, एपिग्लोटिस, याद है? ठीक है। इसने क्या किया, एपिग्लोटिस ने आहार नाल वाले सिस्टम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ऊपर से क्या आ रही है, एयर आ रही है, हवा आ रही है, और ये हवा कहाँ जानी चाहिए, श्वास नली में, वहीं जानी चाहिए। ये आ गई सर श्वास नली में, ये है अपनी श्वास नली। इसको अच्छा बनाते हैं क्योंकि काम में आएगा आगे। ये अपनी क्या है, श्वास नली। ये लो, अरे कहाँ जा रहा है नालायक। ये क्या है अपनी श्वास नली। इस श्वास नली में भी इसके पहले वाले पार्ट पर यहां पाए जाते हैं लेरिंग्स, कंठ, कंठ क्या पाए जाते हैं, कंठ पाए जाते हैं। अब इस कंठ से खूब सारी चीजें याद रखना आप, लेरिंग्स। पहली बात, ये कंठ से ना यहाँ पर खूब सारी क्या होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां होती हैं। क्या होती हैं, उपास्थियां। उनमें से हमें 3 याद रखनी है, और वो है केट वाली, CAT, केट यानी बिल्ली। ये बिल्ली वाली 3 याद रखनी है। देखो, सी का मतलब है क्रिकोइड, सी का मतलब क्या है, क्रिकोइड। ये चारों तरफ होती है, इतना नहीं याद रखना, बहुत चारों तरफ होती है। अब तो ये याद रखना भाई, हाँ होती है सर यहाँ पे। ए का मतलब एरिटोनोइड, एरिटोनोइड। और सबसे इंपॉर्टेंट है टी वाली, जिसको बोलते हैं थाइरोइड, थाइरोइड। ये 3 कार्टिलेज होती है, 3 उपास्थियां होती हैं। वापस सुनना, जैसे ही जो वायु थी वो अंदर जाएगी, और ये कहाँ प्रवेश करेगी, श्वास नली में। ये अपने क्या है, श्वास नली, ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के पहले वाले पार्ट पे में क्या मिलेगा, कंठ मिलेगा। क्या मिलेगा, कंठ। वास्तव में यहाँ पर 9 उपास्थियां होती है। कितनी होती है, 9। 3 सिंगल होती है, 3 डबल होती है। डबल हो गई तो 6 तो वो हो गई, और 3 सिंगल है तो 3 ये हो गई। पर अपने को 3 ही याद रखनी है। कौन सी, CAT। एक का नाम है क्रिकोएड, एक का नाम है एरिटोनोइड, और एक का नाम है थायरोइड। ये थायरोइड है ना, इसके पास में भी एक संरचना है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, APPLE। ये कहां से आ गया, एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, थायराइड के पास में। काम क्या करेगा, अब यहां से स्टार्ट होता है, काम क्या करेगा। जैसे आप ऐसे बोलो कि श्वसन तंत्र में, नहीं आप तो इंग्लिश वाले हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन नाक, नाक को क्या बोलते हो, नोज होता है, ऐसे बोलो। ठीक है, अब यही बात आप हिंदी में बोलो। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग नाक होता है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, इधर आवाज पतली थी, उधर आवाज मोटी है, भारी है। इधर कैसी है, सॉफ्ट है, उधर कैसी है, हार्ड है। ये सब जो पंगा कर रखा है ना, ये उसी ने कर रखा है। किसने, एडम्स एप्पल ने। ये एडम्स एप्पल क्या होता है, बच्चों में तो सेम सा ही रहता है, फिर जैसे जैसे हार्मोनल चेंज आते हैं ना, वैसे वैसे वो क्या होता है, बड़ा होता है। अपने में, अपना मतलब मैं मेल की बात कर रहा हूँ, अपने में वो ज्यादा विकसित होता है। क्या होता है, ज्यादा विकसित। इसीलिए अपनी आवाज क्या होती है, भारी होती है। कैसी होती है, भारी होती है। जबकि लड़कियों में उसका कम होता है विकास, इसलिए उनकी आवाज सॉफ्ट या पतली होती है। समझ गए बात। तो अपनी आवाज भारी होती है या लड़कियों की आवाज पतली होती है, उसमें मेन रोल किसका है, एडम्स एप्पल का है। नाम भी यही है, एडम्स एप्पल ही है। कहाँ मिलेगा, थायराइड के पास में। ये थायराइड क्या है, उपास्थि है, जो किसकी बनती है, कंठ की बनती है। किसकी बनती है, कंठ में। कंठ में टोटल 9 आएगी, कितनी आएगी, अपने काम की कितनी है, 3। कौन सी है, CAT वाली, कैट, कैट यानी बिल्ली, याद रहेगा। सी का मतलब है क्रिकोएड, बोल के देखो। ए का मतलब है, और लास्ट टी का मतलब है थायराइड। इसके पास में कौन है, ये पुरुषों में। अच्छा, पुरुषों को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है उनमें हार्मोन, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा है उनकी आवाज, ऐसा माना जाता है। इसको हम बोल सकते हैं, यह है द्वितीय लैंगिक लक्षण है हमारा। हमारा क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कौन है, एडम्स एप्पल, याद रहेगा। अब आगे बढ़ो। ये है सर श्वास नली, ट्रेकिया। इस ट्रेकिया में ना ऐसे सी टाइप के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये वाली। ये क्यों है, पहली बात तो, अच्छा रुको, ये है तो ये भी किसकी बनी हुई है, उपास्थि की बनी हुई है। उपास्थि का मतलब कोमल हड्डी, कार्टिलेज, याद है। अच्छा क्यों है,
क्या काम करेगी? अगर कभी वायु की कमी हो जाए, अच्छा मान लो आपने एक नलकी ली, नलकी समझते हो घर पे जो आपकी नलकी होती है, उसमें आपने क्या किया, या थैली समझ लो थैली, आपने उसमें क्या किया, पूरी गैस को बाहर की तरफ खींच लिया, तो ये पिचक नहीं जाएगी? पिचकती है। सेम ऐसा ही, अगर O2 की कमी, O2 नहीं कोई भी एयर की कमी हुई तो ये तो पिचक जाएगी। इसको पिचकने से कौन रोकती है? ये सी आकार की जो उपास्थि है ना, ये रोकती है। किस टाइप की है? सी टाइप की है। कोई आपको पूछे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो लगभग 12 से लेकर 20 तक होती है, सब में अलग अलग है, लेकिन 12 से 20 तक होती है। ठीक है सर, ये इसमें आ गया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। ये लो, एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट इधर वाला, हो गई दो पार्ट। इनको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। अंग्रेजी में ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन ब्रोंकाई में भी ये सी आकार के छल्ले होते हैं, तो क्या काम करेंगे? पिचकने से रोकेंगे, सीधी सीधी बात ये है। ये ब्रोंकाई है, ये आगे जाके भी दो तीन भागों में डिवाइड होगा। ऐसे खूब सारे भाग होते हैं, मैं तो समझने के लिए कितने बना रहा हूँ, दो और तीन बना रहा हूँ। इधर तो कितने हैं? दो। इधर कितने? तीन। होते खूब सारे हैं, मैं केवल समझाने के हिसाब से कितने बना रहा हूँ, दो और तीन। ठीक है, इनको बोलते हैं श्वसनिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनिका। इस ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी। बस केवल नामों को याद करो आप तो। श्वसनिका, इसी को बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। याद रहेगा। ये हो गई श्वसनिका, उधर भी हो गई श्वसनिका। वो पार्ट कौन सा है? वो पार्ट उधर वाला आपका नहीं बे, ये है दायां वाला पार्ट। कौन सा है? दायां वाला पार्ट। ये कौन सा है? बायां वाला पार्ट। इनको भी छोड़ो आप तो, अभी तो और आगे चलते हैं। अब इनके आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी थैलियां। हाँ, नहीं मैं तो बस समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। गुब्बारे समझते हो? गुब्बारे, बिना फुल ये गुब्बारे देखे ना, ऐसे खूब सारे गुब्बारे लगे होते हैं ऐसे। और इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? पहले भी बताया था मैंने, याद करो। 60 करोड़। लगभग कितनी होती है? एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 60 करोड़। नहीं पूछेगा किसी एग्जाम में। वो जो एयर थी, वो एयर घूमती फिरती ऐसे श्वसनिक, सॉरी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और फिर एवोली। इनको बोलते हैं वायु कूपिकाएं। ये जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? वायु कूपिकाएं। ये लास्ट में यहीं पे आती है, वायु कूपिकाओं में आती है। कौन? वो एयर जो आ रही थी। अब याद करो, मैंने आपको एक रोग बताया था, निमोनिया। टाबरों में होता है, टाबर नीला पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? गंदे पानी की वजह से। अब हुआ क्या है कि जब बच्चा छोटा था तो उसने श्वास ली होगी। ये मुख्यतः गर्भस्थ शिशु के होता है, जो माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसी के होता है। अच्छा, बाहर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पानी क्या हो गया? इसमें आके भर गया। लास्ट में इधर ही आना है उसको, इसमें आके भर गया। अब ये ब्रोंकाई या ये जो वायु कोशिकाएं, ये क्या करती थी? O2 और CO2 को अलग अलग करती थी। अब ये O2 और CO2 को अलग नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इसमें तो पानी भरा है, करेगी कहाँ से? पानी भरा है तो O2 और CO2 अलग अलग नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे की दम घुटने से क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। बच्चा पड़ेगा कैसा? नीला। नीला क्यों पड़ा? क्योंकि O2 और CO2 अलग अलग नहीं हो पाई। तो पूरे शरीर में क्या दिखने लग गया? अशुद्ध रक्त। क्योंकि शुद्ध करना किसको था? फेफड़ों को। ये फेफड़े ही तो है। ये क्या है? फेफड़े ही है। बस बाहर की तरफ एक आवरण और लगाना है, एक परत और लगानी है, एक लेयर और लगानी है। ये फेफड़े थे, इन्होंने शुद्ध किए ही नहीं, तो पूरे शरीर में क्या दौड़ गया? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त तो दिखता ही नीला ही है। कैसा दिखता है? नीला। इसलिए बच्चा कैसा पड़ गया? नीला। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी था, उसमें भी बच्चा नीला पड़ रहा था। क्यों? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। हीमोग्लोबिन किस में चेंज हो गया था? मेट हीमोग्लोबिन में। सही है। लो सर, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इनके दोनों ओर क्या होती है? कुछ परत लगी होती है। क्या लगी होती है? परत, लेयर्स होती है। ये लो। और मैंने कहा था आपको, ईश्वर ने हमारे अंदर जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन सब की कितनी थी परत लगा रखी है? दो दो परत। पता है हार्ट पे भी दो थी। कौन कौन सी थी? पेरिकार्डियल और विसरल। क्या हुआ?
अच्छा, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सब पे कितनी सी परतें हैं? दो दो लेयर्स हैं। अच्छा, ये जो लेयर्स है, इस लेयर को बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि इन लेयर्स के बीच में क्या होगा? एक लिक्विड भी होगा। ऐसा एक लिक्विड कहाँ था? हार्ट में। क्या नाम था? पेरिकार्डियल। यहाँ पे भी लिक्विड है, इसको बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल लिक्विड। हिंदी में ऐसे लिखते हैं भाई, प्लूरल। ऐसा सब जगह क्या है? लिक्विड। इसका नाम भी क्या है? प्लूरल। क्या काम करेगा? सेम वही जो हार्ट में कर रहा था। क्या कर रहा था हार्ट में? प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन? इन वायु कूपिकाओं की। ये बन गया एक फेफड़ा लंग्स, ये बन गया एक फेफड़ा लंग्स, लंग्स बन गए। बस। यहां तक तो क्या होगा? केवल O2 और CO2 अलग अलग होगी। ये तो किस में आ रहा है? बाह्य श्वसन में आ रहा है अभी तक तो जो हमने पढ़ा है। इसके बाद में ये कहां जाएगा? अंदर जाएगा, कोशिकाओं के पास में, सेल्स के पास में। फिर सेल्स के पास में जाएगा तो वहां पे आएंगे दो साइकिल, चक्र। साइकिल का मतलब वो वाली नहीं रहे। क्या आएंगे? दो चक्र आएंगे। उन दो चक्रों में घूमेगा, फिर बनाएगा ऊर्जा। और अपने अंदर जो ऊर्जा बनेगी ना, वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी। एटीपी की फुल फॉर्म? अरे वाह, है कौन सा? नहीं, हाँ, ट्राईफॉस्फेट तो सही है। एक का मतलब एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अच्छा, अपने अंदर कितनी बनती है? 36। दो चक्कर चलते हैं। एक चलता है विदाउट ऑक्सीजन, एक चलता है विथ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन चलता है, उनमें कितनी बनती है? 2 ATP। कितनी बनती है? और विथ ऑक्सीजन चलता है, उसमें बनती है 36 ATP। लेकिन हमारे अंदर विदाउट ऑक्सीजन भी होता है और विथ ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए हमारे अंदर कितनी बनती है टोटल? 38 ATP। याद रहेगा? कल तो ये बाहर वाला याद होना चाहिए पूरा। ये समझे? यहां से किया था हमने स्टार्ट, वापस से। सर, श्वसन की प्रक्रिया होगी। हम श्वसन में जो भी वायुमंडल में है उन सबको वापस अंदर की ओर लेंगे। पहले एक चीज कंफर्म कर दूं, मैं 3 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं लिखवाते समय ये नहीं सुनूं कि सर ये क्या था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये कभी पढ़ा ही नहीं। तो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? लिखा हुआ खूब जगह मिल जाएगा। खूब सारे लोग हैं जो केवल लिखवाते ही है। अगर आप भी चाहो कि सर केवल आप लिखवाने पे फोकस करो, तो बोल देना, मैं 2 घंटे तक लिखवा ही दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? इन चीज़ों को समझना। मजाक मस्ती कैसे भी करो, पर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए टिल एग्जाम, एग्जाम तक। ठीक है? वातावरण में जो भी कोई गैसेस थी उनको हमें अंदर लेना था। अब अंदर लेना है तो एक विधि काम करेगी जिसका नाम है विसरण विधि या डिफ्यूजन सिस्टम। वो सिस्टम क्या करता है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर गैसेस को ट्रांसफर कर देता है। तो ये बाहर की तरफ खूब सारी थी, हमने क्या कर लिया? अंदर की तरफ ले लिया। अब अंदर केवल वही रुकेगी जो काम की होगी, बिना काम वाली को वापस बाहर आना पड़ेगा। अब सर N2 78% गई थी अंदर की तरफ, हमारे काम की नहीं थी, तो हमने बाहर वापस कर दिया। O2 21% गई थी पर काम की थी, तो हीमोग्लोबिन 4 को पकड़ के ले गया। बाकी जो 17% बची उसको वापस बाहर आना पड़ेगा। CO2 0.03% बिना किसी काम के गई है, हमारे किसी काम में नहीं आती है। पर अंदर जाते ही देखा कि O2 है ना, वो रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हो चुका है, तो 4.03% को वापस बाहर आना पड़ेगा। बाकी अदर गैसेस थी वो भी क्या हो गई? बाहर आ गई। अब सर हीमोग्लोबिन O2 को तो अंदर ले गया, लेकिन CO2 में कन्वर्ट होने के बाद में अब CO2 को बाहर कौन लेके आएगा? 3 लोग लेके आएंगे। पहला बाइकार्बोनेट्स, दूसरा हीमोग्लोबिन या आरबीसी, और तीसरा प्लाज्मा। कोई 70% लाएगा, कोई 25% लाएगा, कोई 5% लाएगा। आ गया सर बाहर। अच्छा, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे पास में दो सिस्टम भगवान ने बनाए हैं, एक माउथ और एक नोज, नाक के द्वारा या मुख के द्वारा। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप स्वस्थ रूप से या मैं कह सकता हूँ प्योर रूप में, प्योर फॉर्म में लेना चाहते हो ना, तो आप नाक से लो। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो बाहर जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं ना, धूल के कण घूम रहे हैं ना, ये नाक में रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि सर यहाँ पे पाए जाते हैं हेयर्स, बाल पाए जाते हैं। और पास में ये ग्रंथि भी है जिसका नाम है म्यूकस ग्लैंड, जो उस रस को क्या करती है? बाहर छोड़ती है। और बाहर जो धूल के कण है ना, वो उसमें लिपट के बाहर आ जाते हैं और सही सही अंदर पहुंच जाती है। तो क्या नाक का केवल यही काम है? नाक का काम यही है क्या कि धूल के कणों को रोक लेना?
जैसे मान लो पड़ोस में कोई शादी है, पड़ोस में क्या है, शादी है, फिर आप ऐसे स्मेल करते हो ना से, बर्फी, रसगुल्ला, खुशबू भी तो आती है, खुशबू या बदबू आती है। ऐसा और कौन बैठा है अंदर जो खुशबू या बदबू को फील करवा रहा है? कौन सा है? कौन सा है? नाम क्या है उसका? अच्छा एक चीज और, कुत्तों में ज्यादा होता है एक्टिवेट। पता है कोई चोर चोरी करके भाग गया, फिर हम कुत्ते को ले जाते हैं, कुत्ता सूंघता है, भाई ऐसे ऐसे इधर गया भाई साहब, हम सूंघ सकते हैं क्या? ना, चांस ही नहीं है। उनमें हम में फर्क क्या है? उनमें कौन सा ऐसा सिस्टम है अंदर? हाय राम। मा- अरे यार, चलो कोई ना। देखो हम में उनमें अंतर है ना, वो एक सिस्टम का है। देखो हम में जो पाया जाता है ना, उसका नाम है सनीडेरिया। ये इंग्लिश में ही है भाई। क्या नाम है? सनीडेरिया। हमें जो भी कोई स्मेल आएगी उसको फील कौन करवा रहा है? सनीडेरिया। जबकि उनमें एक ऑर्गन है जिसका नाम है जेकबसन। क्या नाम है? जेकबसन का अंग। इसकी खोज की थी जेकबसन ने, तो उसी के नाम पे दे दिया। उनमें ये पाया जाता है। ये मोर एक्टिवेट होता है। ये क्या होता है? मोर एक्टिवेट। इसलिए ये कुत्तों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुत्तों में। वो बहुत छोटी सी स्मेल को भी क्या कर जाते हैं? फील कर जाते हैं। हम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वो तो हम मजाक में ही करते रहते हैं ऐसे, रसगुल्ला है, बाकी होता नहीं है वहां पे। आप जाके देख लेना से, वो तो आपको ऐसे फील ही आता है। आपको खुशबू एक ही चीज की आती है, कहीं की? पूड़ियों की। भाई पूड़ी तो बन रही है, बाकी और किसी चीज की? सब्जी की भी आती है। आ जाओ। तो जो फील करवाता है स्मेल को अपने अंदर, तो कौन है? सनी डेरिया। और उनमें कौन होता है? जेकबसन का अंग। हाँ। नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो सर वो श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का सारा प्रोसेस आ गया। कौन कौन सी विधि से होगा? विसरण विधि से होगा। क्या होगा? लो डेंसिटी की ओर जाएगा, ठीक है। अच्छा हीमोग्लोबिन किसको ले गया? 4 O2 को। अब जो O2 गई है वो CO2 में कन्वर्ट होगी। उनको लेके कौन कौन आ गया? बाइकार्बोनेट्स, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। प्लाज्मा नाम सुना है क्या? पक्का? पूछ लूं? है? अच्छा 55% याद है। और कहाँ पड़ा है 55% के अलावा, बताओ? पदार्थ की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कहाँ मिलेगी? ये अवस्था कहाँ मिलती है? 0 केल्विन? क्या 0 केल्विन? रुको रुको, क्या 0 केल्विन पॉसिबल है? मतलब लैब में ही बनेगा? और वहां पे कौन मिलेगी? प्लाज्मा। फिर वो आइंस्टाइन वाला कहाँ मिलेगा? याद है आइंस्टाइन? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो कहाँ मिलेगा? पर वो तो 0 केल्विन पे मिलेगा। बताया था ना यार। प्लाज्मा सूर्य पे मिलेगी, जहां पे टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई हो। और बहुत लो हो टेम्परेचर, वहां भी एक मिलती है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो कहाँ मिलेगी? बहुत कम ताप पर, उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। अपने नेचर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लैब में बनाई जा सकती है। कहाँ बनाई जा सकती है? लैब में। परम शून्य ताप का मतलब 0 केल्विन होता है। कितना केल्विन? 0 केल्विन। और केल्विन का मतलब ये हो गया ना, तो इसके साथ में कभी डिग्री का यूज होगा। और इसका निम्नतम मान कितना होगा? 0। केल्विन कभी माइनस में भी नहीं जा सकता है। अच्छा इस 0 केल्विन को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेके आओगे ना, तो ये कितना होगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना माइनस में चलता है, तब आता है 0 केल्विन। इतना पॉसिबल है क्या हमारे? सर वो तो हम 15-20 पे ही सल्ट जाते हैं। अभी सर्दी कितनी पड़ रही है? प्लस में ही होगी अभी तो, माइनस में तो गई नहीं ना। तभी तुम्हारी यही हालत है, तो इधर तो बचोगे ही नहीं। ये वैसे पॉसिबल भी नहीं है, केवल लैब में ही बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे चलो। तो वो जो श्वास थी, वो जो एयर थी, वो नाक के द्वारा कहाँ पे आ गई थी? इस वाले भाग में, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली। और श्वास नली का जो पहले पहले वाला भाग है, इसको बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, कंठ। इनकी जो निर्माण है, इन कंठ का जो निर्माण है ना लेरिंग्स का, वो खूब सारी उपास्थि से होता है, खूब सारी कार्टिलेज से होता है। सही है। उनमें से 3 इंपोर्टेंट है, कौन कौन सी है? सी ए टी। सी का मतलब
क्रिकोइड, ए का मतलब एरिटोनोइड और टी का मतलब थायराइड। पर इस थायराइड के पास में भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, एडम्स एप्पल। और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। हमारी आवाज का बारी होना इसी के कारण होता है। जैसे जैसे हार्मोनल चेंज आएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, विकास करेगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो हमारी आवाज क्या होगी, बारी हो जाएगी। महिलाओं में इसका विकास कम होता है, इसलिए उनकी आवाज सॉफ्ट होती है, पतली होती है। ठीक है। उसके बाद में, हंसना मत, हाँ उसके बाद में ये कहाँ प्रवेश कर गया, ट्रेकिया वाले पार्ट में। पर ट्रेकिया में जैसे प्रवेश करता है, यहाँ पर हमें सी आकार के क्या दिखते हैं, कुछ रिंग्स दिखती है सी टाइप की। उनकी संख्या कितनी होती है, और ये भी कार्टिलेज से निर्मित होती है, कोमल हड्डी से बनी हुई होती है। क्यों होती है, ताकि ये श्वास ली पिचके नहीं। जैसे ही आगे जाते हैं, ये किस में खुलता है, ब्रोंकाई में या श्वसनी में। यहाँ पर भी क्या होते हैं, सी टाइप के छल्ले होते हैं, सी टाइप की क्या होती है, रिंग होती है। काम कुछ नहीं है, वो जो ऊपर से आई है ना वायु, उस वायु को कहाँ तक पहुंचाएंगे, वायु को पीड़िताओं तक। ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ गया है, श्वसनिका में। कहाँ गया है, श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियोल में। ये ब्रोंकियोल के माध्यम से किस में पहुंच गया, एल्वलाई में या वायु कुपिकाओं में। अब आपको कोई पूछे कि श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यही होती है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यही होती है। अगर ये नहीं हो तो ये पूरा सिस्टम किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो केवल क्या है, रास्ता है, ये है टारगेट, यहां तक लाना है। और ये काम क्या करेगा, O2 और CO2 को अलग अलग करने का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, इनमें कभी कभी पानी बढ़ जाता है, निमोनिया रोग है। कौन सा रोग है, निमोनिया। कितने एक होते हैं, 60 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं, और ऐसे दो पार्ट बन गए। इन दोनों पार्टों पर दो दो लेयर है। कितनी लेयर है, और उस लेयर का नाम क्या है, प्लूरल लेयर। और इस प्लूरल लेयर के दोनों के बीच में एक लिक्विड भी भरा हुआ है, और उसका नाम भी क्या है, प्लूरल है। जो भाई जो कोई प्रेशर लगे ना, उसको क्या करेगा, खुद ऑब्जर्व कर लेगा, पूरे को खुद ले लेगा, ताकि इनको कोई नुकसान नहीं हो। और ऐसे करके ये हमारा बाह्य श्वसन खत्म होता है। अब समझ में आ गया क्या, अब लिखवा दूं, पक्की, लिखो। फेरिंग्स का है, ये ऊपर ले गए, यहाँ गश्नी वाला पार्ट, फेरिंग्स। बताया था ना मैंने, गुलेट और ग्लोटिस, वो तो उधर ही रह गया, ऊपर ही। ये है। अब इधर दो, कोमल कहाँ ध्यान है तेरा, अब इधर देख, ये ऊपर से है, ऊपर से आया नाक के माध्यम से। अब ये इमेजिंग करो सारी चीजें, इधर ले लो ना, ये नाक के माध्यम से अंदर गया। अब यहाँ कौन है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या करेगा, वहां पे दो छेद है, एक ग्लोटिस और एक गुलेट। ये क्या करेगा, वहां पे एक और है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है ना, वो किसको बंद करेगा, आहार नाल को, इसको फूड पाइप को बंद कर देगा। जैसे ही फूड पाइप बंद हुई, अब कौन है, एयर। एयर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया वाला भाग में। अब आगे गया तो पहला भाग ही कौन मिल गया, फेरिंग्स, सॉरी लेरिंग्स, कंठ मिल गई। कंठ के नीचे कौन आ गया, ट्रेकिया वाला भाग। यहाँ पे ही एक संरचना और मिलती है, इसका जो प्रारंभिक भाग है ना, प्रारंभिक भाग किसका, ट्रेकिया का, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के पास में एक और स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है। ओके। ये क्यों आ गए, कंट आ गए, फिर नीचे वो पूरा सिस्टम चल ही रहा है। 4 बार तो बोल दिया होगा शायद मैंने, अब तो याद होना चाहिए। ठीक है, लिखो, टॉपिक डालो, श्वसन तंत्र। डाल लिया, आज हमने टाइम ज्यादा ले लिया क्या, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, और 5 मिनट लिख लो। लिखो, श्वसन तंत्र। यह एक एक्सोक्राइन सिस्टम है, सॉरी एक्सोक्राइन प्रोसेस है। एक्सोक्राइन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक्सोक्राइन थोड़ी होता है, एक्सोथर्मिक होता है अंग्रेजों, तुम तो याद रखो। वो तो ग्लैंड्स होती है, ये तो सिस्टम है ना, एक्सोथर्मिक सिस्टम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह श्वसन, यह श्वसन, श्वसन रेस्पिरेशन
यह श्वसन निम्न प्रकार से कार्य करता है। निम्न प्रकार से कार्य करता है। अब ये जो येलो वाला लिखा हुआ है ना, येलो वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतार लो, केवल येलो। क्या हुआ? वो लिख लो। हाँ, अंग्रेजी, अंग्रेजी वहाँ और यहाँ याद है सारी, क्या क्या नाम है इनके? जो नहीं याद हो मेरे को पूछ लेना। श्वसन, टॉपिक का नाम ही वही है। हाँ, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एनर्जी, वेन, सेल, ग्लूकोज को ग्लूकोज ही बोलते हैं। लंग्स, एनवायरमेंट, आर्टरीज, सेम है। यह दो प्रकार का होता है। इसी के नीचे लिख दो, यह दो प्रकार का होता है। टू टाइप, एक आउट एक इन। यह दो प्रकार का होता है। अच्छा, आप इधर ही हो भी? हाँ, ऐसा ही लिख लिया। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला लिखो ये वाला और ऐसे कैसे उतार दो। इनको छोड़ देना, इधर वाला को छोड़ दो, ये वाला उतार लो ऐसे कैसे। बाह्य श्वसन, आउट रेस्पिरेशन। आउट बाहर, इन अंदर, ये तो बाहर वाला सिस्टम है ना। एनवायरमेंट एंड लंग्स के बीच में होगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है? हाँ, बाकी सेम ऐसे ही उतारना है। अदर्स में और लिखवाऊँ क्या? अदर्स में जैसे आर्गन होती है 0.9%, लिखना चाहो तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है। अब रुको एक बार, बाद में उतार लेना। ये जो इधर लिखा है इसको आप उतार सकते हो क्या? भाई क्या लिखा हुआ है ये? जैसे कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले यहाँ से, कि गैसों का आदान प्रदान, जो गैसें जितने वो ट्रांसफर कैसे होती है? डिफ्यूजन मेथड से या विस्तरण विधि से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें भी O2 को, हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के चार अणुओं का परिवहन करता है, ट्रांसफर करता है, पहली बात। दूसरा, CO2 का परिवहन कौन करेगा? सर तीन लोग हैं, बाई कार्बोनेट्स। हिंदी में कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूं, बाई कार्बोनेट्स। ठीक है, ये तो कितना करते हैं? 70%। हीमोग्लोबिन, अरे बाद में लिख लेना, पहले समझ लो इसको, कहीं नहीं जाएगा ये। हीमोग्लोबिन या आरबीसी कितना करता है, और प्लाज्मा कितना करता है? 5%। इसके अलावा फिर नीचे स्टार लगा के लिखना विसरण विधि क्या होती है। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर गैसों का गमन करना, ट्रांसफर होना। सही है, अंग्रेजी सही है। ठीक है, उतार लोगे? चलो इतना उतार लो, बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।